Yes, good evening to all of you. Let us discuss about our topic. First chapter of 8th class is crop production and management. Crop production क्या होता है बेटा कि किसी की भी क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड मैनेजमेंट उसको कैसे स्टोर किया जाता है. हम वन बाय वन एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे कि किस किस तरीके से क्रॉप को उगाया जाता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद कैसे इरिगेशन की प्रोसेस होती है, इरिगेशन में कौन कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्लांट्स को पानी दिया जाता है. ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुरपी है, सिकल है, सोल है, प्लो, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं. खुरपी जैसे कि जो आप यूज़ करते हैं उसको मिट्टी को लूज़ करने के लिए, सिकल है, सोल है, प्लो, हल वगैरह, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स हैं जिनको खेतों में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ही फूड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बढ़ती जा रही है. मेनली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. मेनली ह्यूमन बींग्स होते हैं वो या तो प्लांट्स में या फिर एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, जैसे कि वीट है, ग्राम है, पी है, सीरियल्स है, अलग अलग टाइप के अनाज हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं. और एनिमल से जैसे कि हमें एग है, मिल्क है, वो सब कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ेंगे. अब आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्रॉप क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी कि क्रॉप किसे बोलेंगे, या एक पौधे को ही क्रॉप बोल दिया जाता है या पूरे खेत को, जहाँ पर बेटा व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड, जब बहुत ज़्यादा टाइप के नहीं, बहुत सारे प्लांट्स को एक ही खेत के अंदर उगाया जाता है, एक ही जगह पर उगाया जाता है और उनकी देख रेख की जाती है. व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जब सेम काइंड के प्लांट्स को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है किसी खेत में या किसी जगह पे ऑन वन प्लेस, एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रॉप बोला जाता है. और ऐसे ही क्या किया जाता है, सीरियल्स हैं उनको उगाया जाता है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सभी को इसी तरीके से उगाया जाता है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, अलग अलग जगह का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल, ह्यूमिडिटी मीन्स जो वाटर वेपर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो रेनफॉल, बारिश कितनी होती है, ये सब क्या होती है, चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस. तो यहाँ पर हम क्या होता है, वहाँ पर अलग अलग टाइप की फसलों को उगाया जाता है, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उगाया जाता है. यहाँ पर मेनली दो टाइप की क्रॉप्स आती है. फर्स्ट आती है खरीफ क्रॉप्स, देन आती हैं रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स के अंदर वो क्रॉप्स आती हैं मेनली जिनको रेनी सीजन के अंदर उगाया जाता है. जैसे कि आपका पैडी हो गया, धान की खेती है जो कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, रेनी सीजन में उगाया जाता है. तो वो खरीफ क्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं. ठीक है, अब आते हैं मेज़, जैसे कि मक्का है, आपका सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, मूंगफली, कॉटन है, या ये सब किसके अंदर आती है, खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती है जिनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. मेनली जून टू सितंबर तक उगाई जाती हैं, इस पीरियड के अंदर ही इनको उगाया जाता है. देन आती है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स क्या होती है, जिनको मेनली विंटर सीजन के अंदर उगाया जाता है और इनका जो पीरियड है वो क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च होता है. इनको क्या बोला जाता है, रबी क्रॉप्स बोला जाता है. इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि विंटर के अंदर क्या किया जाता है, गेहूँ को उगाया जाता है. तो वीट, ग्राम, चना हो गया, पी, मटर हो गई, मस्टर्ड है या लाइन सीड है, ये सब किसके अंदर आते हैं, रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं. इनको सर्दियों में उगाया जाता है. ठीक है, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या आपको करना पड़ता है, कौन कौन से मेथड हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और क्या की जाती है, खेती की जाती है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है. सबसे पहला स्टेप यही है कि क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल को उगाने के लिए. सेकंड आता है सोइंग, बीज बोना.
थर्ड आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर मैन्योर खाद को मिलाना और फर्टिलाइजर्स को मिलाना, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, इस टाइप के फर्टिलाइजर्स को मिलाना। उसके बाद आता है इरिगेशन, इरिगेशन में उसको टाइम टू टाइम क्या करना, पानी देना, वो सब आ जाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो फसल के साथ कुछ पौधे उग जाते हैं, उनको रिमूव करना क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद उनको हार्वेस्ट करना, काटना एंड देन उनको निकालने के बाद स्टोर करना। ये क्या होते हैं, 7 स्टेप होते हैं जिनके थ्रू क्या किया जा सकता है, जो प्लांट्स हैं उनसे, क्रॉप से क्या किया जा सकता है, क्रॉप्स को स्टेप बाय स्टेप ऐसे उगाया जाता है। फर्स्ट में हम यही पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के डिफरेंट मेथड हैं, जिनमें से क्या है, फर्स्ट मेथड यही है कि पहले मिट्टी को लूज़ किया जाता है। मिट्टी को लूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी को लूज़ करने के लिए सबसे पहले हल को यूज़ किया जाता था। इस टाइप का क्या होता था भाई, हल होता था, जिसके अंदर क्या होते थे, यहाँ पर बीम होती थी ऊपर, और यहाँ पर क्या होता था, ये होता है प्लोशियर बोल देते हैं इसको बोल देते हैं प्लो सेफ्ट बोल देते हैं, और यहाँ ऊपर ही वाला जो ये पोर्शन होता है इसको बीम बोलते हैं, जहाँ पर इसको बैलों के ऊपर रखा जाता था। इस तरीके से होता था, और यहाँ पर ऊपर क्या होता था, बीज डालने का होता था, साथ साथ बीज भी डाले जाते थे। ये हल लकड़ी का बना हुआ होता था, पहले ऐसे यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो प्लो सबसे पहला और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। प्लो क्या है, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है जिसको यूज़ किया जाता था, किसके लिए, सॉइल को लूज़ करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर यही डेफिनेशन आती है, क्या, टाइलिंग एंड प्लोइंग। कौन सी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग। इसको क्या बोलेंगे, टाइलिंग या फिर प्लोइंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज़ किया जाता है और उसको टर्निंग किया जाता है, ढीला किया जाता है भाई। जब वो लूज हो जाती है उसके बाद ही उसके अंदर क्या किया जाता है, बीजों को उगाया जाता है। द प्लो फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। पता है कई बार क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर जैसे होते हैं, उनको क्या करना होता है, स्मॉल पीसीज के अंदर कन्वर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्लो। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रम्स बोला जाता है। वो जो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्रम्स बोला जाता है। ठीक है, अब आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के अंदर फर्स्ट बात करेंगे प्लो के बारे में, हल के बारे में। वही ट्रेडिशनल मेथड है जिसको आपको या तो है हॉर्स को या फिर कैमल को, किसी न किसी एनिमल को यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद ही पूरे खेत को जोता जाता है, प्लो किया जाता है, मिट्टी को लूज़ किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता गया वैसे वैसे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो कम होते गए। उसके बाद आया होई क्या होता है भाई, ये भी एक टूल होता है जिसको यूज़ किया जाता है मिट्टी को लूज़ करने के लिए। ठीक है, और इसको ये क्या होता है भाई, ये बना हुआ होता है आपका इस टाइप से। ये देखिए, ये होई की फिगर है, होई इस टाइप का होता है। यहाँ पर एक ग्रिप होती है, एक हैंडल होता है, एक बीम होती है और एक बेंट प्लेट होती है। बेंट प्लेट होती है वो इसीलिए होती है कि मिट्टी को आसानी से क्या किया जा सके, लूज़ किया जा सके। उसके बाद जो ट्रेडिशनल मेथड के बाद में आया कल्टीवेटर, जिसको आजकल भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेटर को क्या किया जाता है भाई, एक खेत के एक ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर जो होता है उसको लगा दिया जाता है, जॉइन कर दिया जाता है, और उसके थ्रू ही क्या किया जाता है, पूरे खेत को जोत दिया जाता है। ये जो मेथड है प्लो वाला, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बैलों की भी मेहनत लगती है और इंसान की भी मेहनत लगती है। लेकिन ये जो मेथड जो आजकल चल रहा है इसके अंदर ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ ही टाइम के अंदर पूरा का पूरा खेत जो है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है शोइंग, मतलब बीज बोना।
बीजों को अब जब खेत प्रॉपरली क्या हो जाता है, लूज हो जाता है भाई, उसके अंदर क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर बीजों को बोया जाता है। बीजों को बोने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बीज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए क्या किया जाता है, जितने भी जो बीज हैं, जितने भी गेहूँ अगर उगाना है तो मान लो गेहूँ के ही बीज है तो उनको पहले पानी के अंदर धोया जाता है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो हेल्दी बीज होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं, और जो अनहेल्दी बीज होते हैं या जो टूटे हुए बीज होते हैं वो पानी के सरफेस पे आ जाते हैं और उनको रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं, फिर हम हेल्दी बीज को फाइंड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। अब उन हेल्दी बीज को ट्रेडिशनल टूल की हेल्प से, ये है हमारा ट्रेडिशनल टूल जिसको बोलते हैं शोइंग का ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, बीज डालने का होता था, यहाँ से बीज डाले जाते थे और यहाँ से ये बात रहता था और बहाते हुए फ्लो करते हुए यहाँ पर बीज मिट्टी के अंदर गिरते रहते थे और ये प्रोसेस चलती रहती थी। ये फिर से वही क्या टाइम कंज्यूमिंग होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, हार्ड वर्क लगता था। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया ड्रिल सिस्टम, सीड ड्रिल सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बीज होते हैं बहुत सारे इकट्ठे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर बीज होते हैं, वो बारी बारी से आते रहते हैं। और ये जो खुरपी जैसा चीज़ है, इसके नीचे क्या होती है, एक पाइप होती है जिसके थ्रू जैसे जैसे खोदता जाता है, फ्लो करता जाता है, उसके पीछे वाला जो पोर्शन है वहाँ से बीज गिरते रहते हैं और इस तरीके से बीज पूरे खेत के अंदर डल जाते हैं, ठीक है भाई। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को मिट्टी के अंदर ऐड किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ताकि जो आपने प्लांट्स को उगाया है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, बड़े हो सके, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसके लिए भाई, हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, और उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में से भी मेनली मैन्योर है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बिकॉज़ ये कहाँ से बनाई जाती है भाई, ये बनाई जाती है काऊ डंग से बनाई जाती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से केमिकल्स होते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार सोइल को जब प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल जाता है तो उसके बाद क्या होने लग जाते हैं, वो प्रॉपरली ग्रो करने लग जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसी होती हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो इजीली ग्रो कर जाते हैं, कहीं पर भी ग्रो कर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको बोला जाता है वीड्स। उनके लिए हमें बीज डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको बोला जाता है अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। ये जो आप डालते हो, गेहूं की फसल उगा रहे हो तो उसके बीच में अनवांटेड प्लांट्स ऑटोमेटिकली अपने आप उग जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। और जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार गेहूं उगाया, उसके बाद धान उगाया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम गेहूं ना उगाने की बजाय क्या कर लेते हैं, सरसों उगा लेते हैं। इसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है भाई, जिसके थ्रू क्या होता रहता है, क्रॉप्स को रोटेट किया जाता है। एक बार ये क्रॉप्स, उसके बाद वो थर्ड टाइम एक अनअदर थर्ड टाइप की ही क्रॉप्स को उगाया जाता है, ताकि मिट्टी जो है अपने न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली ले ले, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, कि मैन्योर को ऐड करने के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइज़र के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे कि यूरिया है आपका या फिर NPK है, ये सब क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं। बल्कि जो मैन्योर है ये क्या होती है, खाद होती है जो ऑर्गेनिकली आपके एनवायरनमेंट में, जैसे काऊ डंग है, ये घास वगैरह खाती है, इनसे बनती है, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। ये किस किस चीज़ में हेल्प करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर इसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं और आपने पानी दे दिया तो ये पानी को काफ़ी देर तक क्या कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। दूसरा, ये सॉइल मिट्टी को क्या करती है, पोरस कर देती है। पोरस का मतलब है बेटा कि वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है,
इसका मतलब, और उसके अलावा क्या कर सकती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज भी बहुत ही आसानी से हो जाता है मैन्योर को ऐड करने से। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। सॉइल का जो टेक्सचर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, सारे के सारे जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन कौन सी प्रोसेस होती है, इरिगेशन प्रोसेस होती है जब आप क्या करते हैं, प्लांट को एक रेगुलर इंटरवल के अंदर बार बार पानी की सप्लाई करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है। जो इरिगेशन है इसके मेन सोर्स क्या क्या आएंगे, जैसे कि कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गए, तालाब हो गया, झील हो गई, या फिर नदियाँ हो गई, या डैम्स हो जाते हैं, या नहर वगैरह जो हो जाते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, इन्हीं से ही पानी आता है जो कि प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मोट के बारे में। मोट भाई बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। कुएं से क्या किया जाता था, पानी निकाला जाता था और उसको क्या किया जाता, प्लांट्स को भेजा जाता था। इस तरीके से उसको गिरा देते थे और यहाँ पर नली बना दी जाती थी, इधर भी मिट्टी लगा दी जाती और इधर भी मिट्टी लगा दी जाती और उसके बाद क्या हो जाता, वो खेत के अंदर चला जाता था। ये काफ़ी क्या था, मेहनत वाला काम था, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड था। उसके बाद चेन पंप सिस्टम आया, यहाँ पर क्या किया जाता, रस्सी से खींचा जाता है बार बार और पानी यहाँ पर गिरता रहता है और फिर ये कहाँ पर चला जाता है, खेतों के अंदर चला जाता है। उसके बाद आया था चकली। चकली के अंदर भी क्या होता है, इसी तरीके से पानी को क्या किया जाता है, ऊपर निकाला जाता है कुएं से और उसके बाद खेतों में डाला जाता है, पौधों में डाला जाता है। उसके बाद रैट, ये रैट भी काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पर एक बैल है, ये घूमता रहता है और घूमते जैसे जैसे ये घूमता रहेगा, यहाँ पर ये व्हील घूमता रहेगा और ये पानी यहाँ से आता रहेगा बकेट से और यहाँ पर गिरता रहेगा और ये पानी खेतों में यहाँ से चला जाता है। ये बहुत ही पुराने और ट्रेडिशनल मेथड हैं जिनको पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न कौन कौन से मेथड हैं, देखिए पहले बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसा कि आपने देखा भी होगा पार्क में या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर खेतों में ऊंची नीची जगह है, वहाँ पर क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ किया जाता है, फुहारा वाला। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पानी मोटर को सेट कर दिया जाता है, उसके बाद ये जो पानी है ये कहाँ पर जाता है, खेतों में जाता है और यहाँ पर फुहारे लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स को पानी मिल जाता है, ठीक है। ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ पर नोजल लगी हुई होती है जो क्या करती रहती है, पूरा रोटेट करती रहती है और जिसकी वजह से हर एक प्लांट को प्रॉपरली पानी स्प्रिंकलर हो जाता है, उसके ऊपर ड्रॉप्स गिर जाती हैं। देन आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मोटर सेट कर दी जाती है, उसके बाद ये जो पानी आता है ये सीधा का सीधा कहाँ जाता है, जो आपका प्लांट्स है उसकी रूट्स के पास जाता है। यहाँ पर कोई भी पानी की वेस्टेज नहीं होती, इसीलिए जो ड्रिप सिस्टम है इसको बेस्ट माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं भाई, वही जो 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जितने भी होते हैं। आप जब क्रॉप को उगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है, ठीक है। और जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए कई बार हम केमिकल्स को भी यूज़ करते हैं, उनको बोला जाता है वीडिसाइड। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या होंगे, जैसे 2,4-D DNP होता है, ये 2,4-DNP इस तरीके से जो क्या होते हैं सिस्टम होते हैं, जिनको देखो जैसे यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया हुआ, उसको पीछे इस टैंक में रखा हुआ और यहाँ पर ये स्प्रे कर रहा है। ये स्प्रे किस चीज़ का कर रहा है, वीडिसाइड का। जितने भी वेस्ट जो एक्स्ट्रा प्लांट उग जाते हैं उन सभी इससे क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वैसे इन एक्स्ट्रा प्लांट्स को रिमूव करना ज़रूरी क्यों है,
इसका मेन रीज़न ये है बेटा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं ये सारे के सारे मिट्टी के न्यूट्रिशन को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या किया जाता है, इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ही इजी होता है। देन आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करना, कि वो जो आपने फसल उगाई है उसको प्रॉपरली हार्वेस्ट करना, काटना, किस किस तरीके से काटा जाता है। पहले क्या यूज़ किया जाता था, सीकल, इसको दराती बोलते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में इसको दराती बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता था किसके लिए, फसल को काटने के लिए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग की प्रोसेस। उसके बाद आती है थ्रेसिंग। पहले हार्वेस्ट किया जाता है, उसको काटा जाता है, उसके बाद उस फसल को उसके काफ से क्या किया जाता है, डिफरेंट किया, हाँ जी, उस काफ से क्या किया जाता है, डिफरेंट किया जाता है, अलग किया जाता है। जो हस्क पार्टिकल हैं उनसे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेशर, पहले थ्रेशर नाम के जो इंस्ट्रूमेंट होता था उसको यूज़ करते थे इसके लिए, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, कंबाइन होती हैं, जो कंबाइन ही होती हैं वही क्या कर देती हैं, काट भी देती हैं और साथ की साथ गेहूँ को अलग भी कर देती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपने गेहूं को सेपरेट किया है, घास को अलग कर दिया और जो गेहूं है उसको अलग कर दिया, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हस्क के, जो घास के रह जाते हैं, उसको कैसे, विनोइंग की प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। विनोइंग वो प्रोसेस होती है भाई, जैसे कि पंखा लगा दिया, बहुत बड़ा पंखा लगा देते हैं और उसके बाद उस फसल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। जो गेहूँ होता है वो ईजिली, आसानी से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो हैवी होता है, भारी होता है, और जो हस्क पार्टिकल होते हैं जैसे घास वगैरह वो हवा में उड़ जाते हैं। इस तरीके से क्या होती है, विनोइंग की प्रोसेस आती है। लास्ट के अंदर आता है आपका स्टोरेज, कि वो जो आपने गेहूं को उगाया है, उसको प्रॉपरली पानी दिया है, उसका हार्वेस्टिंग की है, लास्ट में उसको क्या किया जाता है, स्टोर करके साल भर के लिए रखा जाता है। तो ये क्या होती है, स्टोरेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्टोरेज के अंदर क्या होगा, उसको बचाना होगा। जो आपने कोई भी सीरियल्स है, कोई भी अनाज है आपने रखा है, उसको हार्वेस्ट किया है, अब उसको जितने भी इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई हैं, उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो हार्वेस्टिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि मॉइस्चर है, इंसेक्ट्स हैं, चूहे हैं, इन सब से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर पहला आता है सिलोज। ये बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं सिलोज, इनके अंदर क्या कर दिया जाता है भाई, गेहूं को रख दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि माचिस की जो डिब्बी होती है उसको भी डाल दिया जाता है, या नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज के लिए साथ में ही, ताकि जो फंगाई है, जो बैक्टीरिया हैं वो ना बढ़े। उसके अलावा आता भाई सिलोज एंड ग्रेनरीज। बहुत सारी ग्रेनरीज को भी यूज़ किया जाता है, जैसे इसको, ये जो जूट के बैग्स होते हैं इनके अंदर इनको क्या किया जाता है, गेहूं या कोई भी फसल है उसको डाल दिया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। हाँ जी, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है बेटा, जब बहुत सारे एनिमल्स को एक बहुत बड़े स्केल पर पाला जाता है उसको क्या बोला जाता है, एनिमल्स हस्बेंड्री बोला जाता है। जैसे उसमें बफेलो भी हो सकती है, काऊ भी हो सकती है, गोट भी हो सकती है, कोई भी एनिमल हो सकता है। और क्या किया जाता है, इसको मेन पर्पज़ यहाँ पर क्या होता है, जैसे दूध है, जैसे बहुत सारी भैंसों को या बफेलोज़ को रखा जाता है और उनसे क्या किया जाता है, उनके दूध को रखा जाता है और उनको दूध को बेचा जाता है। ये क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। ऐसे ही सेम काऊ को रखा जाता है तो वो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है, मिल्क पर्पज़ के लिए, ठीक है। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई थिंक मैंने वर्ड टू वर्ड वन शॉट वीडियो पढ़ाई है बेटा। जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आप एक बार कीवर्ड देख सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी हो चुका है, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप भी हो चुका है, फर्टिलाइज़र भी, ग्रेनरीज भी जिनमें स्टोर किया जाता है सीरियल्स को, अनाज को, हार्वेस्टिंग भी हो चुका है, इरिगेशन भी, खरीफ भी, मैन्योर भी, प्लो, रबी, सीड्स, सीलो,
या शोइंग की प्रोसेस क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, थ्रेसिंग भी, वीड्स भी, बीडीसाइड भी और विनोइंग भी। यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।